जब हम रात के अंधेरे में आसमान को देखते हैं तो आसमान में बिछी काली चादर में हमें टिमटिमाते सितारे नजर आते हैं, जिनको देखकर हमारे अंदर एक जिज्ञासा उठती है कि कैसी है तारों के उस पार की दुनिया। हम मनुष्यों का जीवन इतना छोटा होता है कि हम ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों को महसूस ही नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि किसी तारे का बचपन कैसा होता है, उसकी जवानी कैसी होती है, उसका बुढ़ापा कैसा होता है, कैसे एक नवजात तारा जन्म लेता है। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में हम तारों की लाखों सालों तक चलने वाली जीवन लीला को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस एपिसोड में। हमारे सौर मंडल की हदों से बहुत दूर तारों के बीच मौजूद स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस बोला जाता है, जहां गुप्त अंधेरा रहता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गैलेक्सी में मौजूद खाली जगह को इंटरस्टेलर स्पेस बोला जाता है। सदियों पहले हमें लगता था कि इंटरस्टेलर स्पेस में वैक्यूम है और ये एकदम खाली पड़ा है, लेकिन आज हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जानते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में गैस, डस्ट पार्टिकल्स और रेडिएशन मौजूद है। इस मीडियम में 75% तक हाइड्रोजन गैस है और बाकी 25% हीलियम और अन्य गैसें हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में हजारों प्रकाश वर्ष में फैली ये गैसें और डस्ट पार्टिकल्स म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से इकट्ठी होने लगती हैं। जब धूल और गैसें पास पास आ जाती हैं तो उससे जन्म होता है एक नेबुला का। नेबुला का मतलब होता है बादल या धुंध। एक नेबुला धूल और अन्य बेसिक एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और अन्य आयोनाइज्ड गैसों से मिलकर बना होता है। नेबुला आकार में इतना बड़ा होता है कि इसको पृथ्वी से भी देखा जा सकता है और इनका आकार कई प्रकाश वर्षों में फैला होता है। नेबुला यूनिवर्स में वो जगह होती है जहां तारों का जन्म होता है। नेबुला को तारों का घर भी बोला जा सकता है। नेबुला में नए तारे जन्म लेते हैं, इस वजह से इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी भी बोलते हैं। नेबुला मुख्य रूप से दो अलग अलग कारणों से बन सकते हैं, जिनमें पहले प्रकार के नेबुला वो होते हैं जिनका जन्म ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही हुआ था। ब्रह्मांड के जन्म के बाद एटम्स का निर्माण हुआ, जिनसे गैस और धूल के बादल बने, जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से नेबुला में तब्दील हो गए। दूसरे प्रकार के नेबुला का जन्म हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारे में विस्फोट होने से होता है। जब हमारे सूर्य से कई गुना बड़े तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उससे बड़ी मात्रा में गैस और डस्ट उत्पन्न होती है, जिसके बाद इनसे नेबुला का निर्माण होता है। नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं जब तक कि किसी बाहरी फोर्स की वजह से नेबुला में हलचल पैदा ना हो, और ये इंतजार हजारों या लाखों सालों तक का हो सकता है। जब कोई तारा नेबुला के पास से गुजरता है या नेबुला के पास किसी तारे में कोई सुपरनोवा विस्फोट होता है या किसी अन्य कारण से नेबुला में हलचल होने लगती है, जिस वजह से उसमें बड़ी बड़ी लहरें या तरंगें पैदा होती हैं, जिससे नेबुला में रोटेशन आ जाता है, जिसके कारण गैस और डस्ट के बादल एक क्षेत्र में इकट्ठे होने लगते हैं। ये गैस और बादल कई सालों तक एक पॉइंट पर इकट्ठे होते रहते हैं जब तक ये आकार में विशाल न हो जाएं। इस प्रोसेस में सैकड़ों सालों का वक्त लग जाता है। जैसे जैसे इस पॉइंट पर मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती जाती है। जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो वो पॉइंट गर्म होने लगता है। जब हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब जन्म होता है एक नवजात तारे का। जब तारा जलने लग जाता है तो इसका प्रकाश बहुत तेज होता जाता है और इससे निकलने वाली सोलर विंड बचे हुए गैस और डस्ट के बादलों को सुदूर अंतरिक्ष में धकेल देती है, और बची हुई धूल और गैसों से ग्रहों का जन्म होता है। और हमारे सूर्य का जन्म भी इसी तरह से हुआ था। हमारे सोलर सिस्टम में जितना मास है उसमें 99% मास हमारे सूर्य का है और बाकी के 1% मास से ग्रह और एस्ट्रॉइड्स बने हैं। एक तारे को जन्म लेने में लाखों सालों का वक्त लग जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि तारा काम कैसे करता है। इसके लिए हम अपने सूर्य का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फिजिकल विशेषताओं के आधार पर हमारे सूर्य को 6 लेयर्स में बांटा गया है। सूर्य के सबसे अंदर वाली लेयर को बोला जाता है कोर, और इसे सूर्य का दिल भी बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम कर रही है। सूर्य की कोर आकार में इतनी बड़ी है जिसमें 1000 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। सूर्य की कोर में हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जिस वजह से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम में तब्दील होने लगते हैं। जब हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम में बदलते हैं तब उस प्रोसेस में एनर्जी लाइट और हीट के रूप में रिलीज होती है, जिसे हम रोजाना पृथ्वी पर फील करते हैं। सूर्य की कोर में सिर्फ 1 सेकंड में ही लगभग 18 लाख से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। कोर के ठीक ऊपर जो लेयर मौजूद है
उसे रेडिएटिव जोन बोला जाता है। ये एक ऐसा रीजन होता है जहां ऊर्जा फोटोन यानी लाइट के रूप में कोर से बाहर आती है। ये लेयर कोर की तरह ज़्यादा डेंस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहां फोटोन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं। नासा के अनुसार एक फोटोन पार्टिकल को कोर से निकलकर दूसरी लेयर रेडिएटिव जोन में होते हुए तीसरी लेयर कन्वेक्टिव जोन तक पहुंचने में 1 लाख साल तक का वक्त लग जाता है। मतलब जो प्रकाश सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर महज 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है, उसी प्रकाश को कोर से निकलकर दूसरी लेयर को पार करने में ही 1 लाख साल का वक्त लग जाता है। तीसरी लेयर कन्वेक्टिव जोन का टेम्परेचर कम होकर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस रह जाता है और इस लेयर की डेंसिटी पहले से कम हो जाती है। इस लेयर में कोर से लाइट के रूप में निकली एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और वो हीट कन्वेक्शन करंट्स के द्वारा बाहर निकलती है। इसमें हॉट और कूल गैसों के कॉलम होते हैं, जिनमें हॉट गैस ऊपर उठती है और ऊपर जाकर कूल होकर कूल गैस नीचे जाती है। ये बिल्कुल बॉइलिंग वाटर की तरह होता है। इसी प्रोसेस में कन्वर्टेड हीट बाहर निकलती है। इसके बाद है चौथी लेयर यानी सूर्य की सतह, जिसको हम पृथ्वी से देख पाते हैं, जिसका नाम है फोटोस्फीयर। सूर्य की सतह किसी रॉकी प्लैनेट की तरह सॉलिड नहीं है। ये 482 किलोमीटर मोटी प्लाज्मा की अपारदर्शी लेयर है। इस रीजन के द्वारा सूर्य की कोर में जो हजारों साल पहले ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो बाहर निकल पाती है और इसके 8 मिनट बाद उस ऊर्जा को हम प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर महसूस करते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग की अपेक्षा फोटोस्फीयर का तापमान बहुत कम होता है, जो कि 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसी सतह पर काले स्पॉट बनते हैं और सोलर फ्लेयर बनती हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर मौजूद है 5वीं लेयर, जिसका नाम है क्रोमोस्फीयर, जो कि 2000 किलोमीटर मोटी लेयर है। इसको सूर्य का एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, जो कि गर्म गैसों से बना है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो, इसको स्पीक्यूल्स बोला जाता है। इसमें सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर उठती हुई सूर्य की लपटों को देखा जा सकता है। क्रोमोस्फीयर की एक खास बात यह है कि जैसे जैसे सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर से ऊपर जाते हैं, तो वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर आखिरी और 6वीं लेयर है, जिसका नाम है कोरोना। ये सोलर एटमॉस्फेयर का पतला और धुंधला पार्ट है। ये कुछ किलोमीटर तक मोटा होता है और इसको केवल सोलर एक्लिप्स के समय ही देखा जा सकता है। क्रोमोस्फीयर की तरह ही कोरोना का टेम्परेचर भी सूर्य की सतह से ऊपर जाते हुए बढ़ता जाता है, जो कि झुलसाने वाला 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सूर्य की ये आउटर लेयर इतनी गर्म क्यों है, ये एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की कोरोनल हीट का कारण सूर्य का बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी तारे मौजूद हैं, सूर्य उनमें सबसे अलग है, क्योंकि सूर्य के पास एक खास फीचर मौजूद है जो कि किसी अन्य तारे के पास होना रेयर है। और सूर्य का वो सबसे बड़ा फीचर है कि इसके पास एक ऐसा ब्लू प्लैनेट है जो जीवन को धारण किए हुए है, जिस पर एक इंटेलिजेंट सभ्यता निवास करती है, जो तारों को स्टडी करती है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही है। अभी तक हमने जाना कि कोई भी तारा कैसे जन्म लेता है और उसकी जीवन लीला कैसे चलती है। अब सवाल ये आता है कि यूनिवर्स में तारों का आकार मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं यूनिवर्स के कुछ विशालकाय तारों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सबसे छोटे तारों के बारे में। 2017 में नासा ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ट्रैपिस्ट-1 नामक सोलर सिस्टम को खोज निकाला, जिसमें पृथ्वी जैसे 7 ग्रह मौजूद हैं। लेकिन ट्रैपिस्ट-1 सोलर सिस्टम में 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में हैं, जिस वजह से वहां पानी तरल रूप में मौजूद है। वैज्ञानिक उन प्लैनेट्स पर जीवन के होने की संभावनाएं जताते हैं। मजे की बात यह है कि ये सोलर सिस्टम अभी नया बना है, या यूं कह सकते हैं कि इस सोलर सिस्टम का जो मुखिया है यानी इसका तारा, वो अभी अपनी बाल्यावस्था में है। ये एक ड्वार्फ स्टार है जो कि लगभग जुपिटर के आकार का है। इस तारे का आकार में छोटा होने की वजह से इसकी चमक बहुत कम है, इतनी कम जैसे पृथ्वी पर सूर्यास्त के समय होती है। भले ही ये तारा लगभग जुपिटर के साइज का हो, लेकिन इसका मास जुपिटर से 84 गुना ज्यादा है। अगर इस तारे की अपने सूर्य से तुलना करें तो हमारा सूर्य ट्रैपिस्ट-1 स्टार से 1000 गुना बड़ा है। मतलब सूर्य के अंदर 1000 ट्रैपिस्ट-1 स्टार समा जाएंगे, इतना बड़ा है हमारा सूर्य। तो क्या हमारा सूर्य बहुत बड़ा है? जी नहीं, ये है हमारा सूर्य और हमसे 8.5 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है एक तारा सीरियस ए, जो कि हमारे सूर्य से इतना बड़ा है। इसका मास हमारे सूर्य से 2 गुना है
और हमारे सूर्य की अपेक्षा ये 25 गुना एनर्जी रिलीज करता है और हमारी नाइट स्काई का ये सबसे चमकीला तारा है। आपको बता दें कि जितना बड़ा तारा होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन उतना ही तेज होता है, जिस वजह से उसका फ्यूल बहुत तेजी से जलता है और वो बहुत जल्दी ही मर जाता है। कहने का मतलब जितना बड़ा तारा होगा उसकी लाइफ साइकिल उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। हमारे सूर्य की लाइफ साइकिल लगभग 10 बिलियन साल है और हमारा सूर्य अभी 4.6 बिलियन साल पुराना हो चुका है। यूनिवर्स में वैज्ञानिकों ने इतने बड़े बड़े तारे खोज निकाले हैं कि उनके सामने हमारा सूर्य एक छोटी डॉट के समान है। सबसे बड़े तारों को हाइपर जाइंट्स बोला जाता है। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े तारे होते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि किसी गैलेक्सी में रेयरली पाए जाते हैं। जब ये तारे अपने अंतिम दिनों में अपना दम तोड़ते हैं तब इनमें कोई सुपरनोवा विस्फोट नहीं होता, बल्कि इनमें होता है हाइपरनोवा। आपको बता दें कि हाइपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विस्फोट माना जाता है। हाइपरनोवा विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि ये दूर दूर तक मौजूद सोलर सिस्टम्स को भी तबाह कर देता है। अंत में रात के अंधेरे में हम जितने भी तारों को चमकते हुए देखते हैं उनकी जीवन लीला अरबों सालों तक चलती है। हम मनुष्यों का जीवन इतना छोटा होता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में यूनिवर्स में होने वाले बदलावों को जान ही नहीं पाते। खैर, हमें प्रकृति से मिली रिसोर्सों को यूज करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।